हेलो। तो कहाँ से शुरुआत करूँ? थैंक यू से ही करता हूँ यार। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। आपने 1.5 साल तक एक वॉइस पे ट्रस्ट किया। यूजुअली मैं बस कंप्यूटर स्क्रीन के पीछे होता हूँ और उम, पीपीटीज़ के थ्रू आपको डिलीवर करने की कोशिश की। कुछ इंसिडेंट्स को छोड़ के कुछ इंसिडेंट्स में आपने डिमांड किया कि यार फेस दिखा दो, मज़ा नहीं आ रहा। बाकी बहुत अच्छी तरीके से जैसे मेरा पढ़ाने का काम था, आपका पढ़ने का काम था और जितने भी सिंसियर और सीरियस एस्पिरेंट जुड़े हुए हैं, आज दिन तक कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। उसके लिए थैंक यू सो मच। देखो अ, एक सिर्फ़ एक वॉइस पे बिना किसी का फेस देखे हुए ट्रस्ट करना बहुत बड़ी बात होती है। आई नो दिस कि यदि आप किसी को ₹1 भी ट्रांसफ़र करते हो तो नहीं करते ऐसे आप। लेकिन आपने मेरे पे इतना ट्रस्ट किया कि आपने राइट फ्रॉम द बूस्टर जो अपना पिछले प्लेटफ़ॉर्म पे पहला प्रोग्राम था। आई नो आज भी ये वीडियो बहुत सारे लोग देख रहे होंगे जो बूस्टर में थे। अच्छा, मैं आपको एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, मुझे भी अच्छा लगेगा, टीम को भी अच्छा लगेगा कि जो लोग बूस्टर में हो, चाहे रैपिड में हो, चाहे क्यूबिट में रहे हो, चाहे टेस्ट सीरीज में रहे हुए हो, चाहे अभी वीआईपी में रहे हुए हो, टारगेट 120 में रहे हुए हो, किसी भी प्रोग्राम में आप किसी भी तरीके से मेरे से जुड़े हुए थे, तो प्लीज़ कमेंट कर दो, आपका प्रोग्राम कमेंट कर दो ताकि कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है और देखो रिटेन करना सबसे बड़ी बात होती है एक स्टूडेंट को कि जो आपके साथ शुरू से जुड़ा हुआ है वो आज भी वीडियो देख रहा है, आज भी जुड़ा हुआ है। और मैं मेरा तो टैगलाइन या स्लोगन ही यही है कि एग्ज़ाम के साथ भी और एग्ज़ाम के बाद भी हम एक-दूसरे से इतना सीखेंगे एंड आई विल बी रियली प्राउड ऑफ यू। सिर्फ रैंक से नहीं होगा। जब मैं किसी को बताऊँगा कि देखो यार तैयारी के टाइम ये जो इंसान है वो मेरे से जुड़े हुए थे, ये जो एस्पिरेंट है मेरे से जुड़े हुए थे और आज इनको अवार्ड मिला है बेस्ट एडमिनिस्ट्रेशन में। चाहे वो नेशनल अवार्ड हो, चाहे पीएम का अवार्ड हो, जो भी अवार्ड हो, ठीक है? तब रियल खुशी मुझे होगी। जो हमारी जो जर्नी है वो अनवरत चलती रहेगी, सतत चलती रहेगी और आपको भी प्राउड होगा जब आप बोलोगे कि यार इनका जो फर्स्ट वीडियो था, उसपे हमने कमेंट किया था या फर्स्ट वीडियो हमने देखा था और आज ये ठीक-ठाक पोज़ीशन पे, अच्छी पोज़ीशन पे। तो हम चलते रहेंगे इसके लिए, तो आप अभी पॉज़ करके कमेंट कर दो। उसके अलावा मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ हाँ, कुछ लोगों के मिक्स रिएक्शंस होंगे कि यार ये बच्चा पढ़ा रहा था क्या इतने दिनों से? हाँ, तो मैं तो ये तो बोलते आ रहा हूँ इतने सालों से कि मैं तो 18 साल का ही हूँ सिर्फ़। तो अभी एग्ज़ाम देने की मेरी तो उम्र भी नहीं हुई है। उसके अलावा बहुत सारे फ्रेंड्स ने मेरी हेल्प की है इस जर्नी में 1.5 साल में। उनका मैं हमेशा ग्रेटफुल रहूँगा। फ्रेंड्स के साथ-साथ ये मशीन आपको दिख नहीं रही होगी, अभी मैं इसी में देख रहा हूँ थोड़ा-थोड़ा। ये मशीन इसने इतनी हेल्प की है मेरी। ये मेरी आप कुछ भी बोल सकते हो इसको, ये मेरी गर्लफ्रेंड है, वाइफ़ है क्योंकि 13-14 घंटे इसके साथ टाइम स्पेंड करना होता है, चाहे मैं बाहर हूँ, चाहे मैं रूम पे हूँ, कहीं पे भी हूँ, ये हमेशा साथ रहती है मेरे और इसके कारण बहुत सारी चली भी गई। मशीन्स की बात कर रहा हूँ यार। जैसे एचपी के लैपटॉप को इसने रिप्लेस कर दिया था। इसके अलावा मैं कोशिश करूँगा कि अब डेली एक शॉर्ट्स लाने की मतलब जैसे एथिक्स स्टार्ट करूँगा उसके बाद में डेली एक शॉर्ट्स आएगा। अब वो शॉर्ट क्या होगा यूट्यूब पे जो क्लिप आती है ना 1 मिनट से कम की, उसका आपका डायरेक्ट रोल हो ना हो आपके जर्नी में लेकिन इनडायरेक्ट बहुत रोल होगा। उसमें क्या करूँगा मैं कि आपका इंटरेस्ट जगाने की कोशिश करूँगा किसी भी सब्जेक्ट में। जैसे इकोनॉमिक्स है, तो इकोनॉमिक्स जो सिलेबस है अपना लेट्स से एग्रीकल्चर ही हो गया या फिर कोर इकोनॉमिक्स की हम बात करें तो जैसे पीपीपी प्रोजेक्ट हो गए पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप प्रोजेक्ट हो गए। तो राजस्थान में कोई ऐसा पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप प्रोजेक्ट अभी स्टार्ट हुआ है क्या? तो वो मैं आपको बता दूँगा ताकि आपका इंटरेस्ट बना रहे कि हाँ, जो सिलेबस में जो चीज़ें जो हम पढ़ रहे हैं किताबों में वो रियल लाइफ में अप्लाई हो रही है ना? जैसे मान लो एग्रीकल्चर में कोई पर्टिकुलर एमएसपी की बात करें, तो मैं किसी दिन अखबार से क्लिप उठा के कैसे भी करके आपको लिंक करवा दूँगा रियल लाइफ से ताकि आपका इंटरेस्ट बना रहे उस चीज़ों में, है ना? तो ये मैं शॉर्ट्स वगैरह और भी कोई भी टेक्निकल चीज़ें जैसे अभी सेम सेक्स मैरिज का चल रहा था या बहुत सारी चीज़ें जो अपने सिलेबस में पॉलिटी वगैरह में जुडिशियल रिव्यू हो गया, इनके एग्जांपल्स देना हो गया, जैसे जुडिशियल ओवररीच का एग्जांपल सुप्रीम कोर्ट ने यदि फायर क्रैकर्स बैन कर दिए, तो ये जुडिशियल ओवररीच का एग्जांपल हो सकता है। तो इस तरीके की क्लिपिंग्स भी आती रहेगी। चलो अब बिना टाइम खराब किए हुए अपन शुरू करते हैं आज वाला लेक्चर क्या है? पिगस सिंड्रोम का। बहुत सारे एस्पिरेंट्स का मेरे पास मैसेज आया है कि गिव अप करने का मन कर रहा है। अब यार ये बहुत बहुत नॉर्मल चीज़ है कि एग्ज़ाम के डेढ़ 2 महीने पहले आपकी कितनी भी अच्छी तैयारी हो लेकिन गिव अप करने का मन करता है और वो स्टूडेंट्स बहुत अच्छे हैं। वो स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने टेस्ट सीरीज़ इवन प्री के पहले खत्म कर दी थी। उन्होंने सिलेबस खत्म कर दिया, टेस्ट सीरीज़ खत्म कर दी लेकिन इस स्टेज पे आके वो गिव अप करने का सोच रहे हैं। अनफॉर्च्यूनेटली उनका हाथ पकड़ने के लिए कोई नहीं है, उनको गाइड करने के लिए कोई नहीं है। कोई पता नहीं क्यों नहीं इस सिंड्रोम पे बात नहीं करता। ये किसी स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी ने नहीं दिया है, ये नाम अभी मैंने ही सोचा है। तो पीगस मतलब प्री एग्ज़ाम गिविंग अप सिंड्रोम। एग्ज़ाम से पहले लगता है कि यार ये अटेम्प्ट तो गया, नेक्स्ट अटेम्प्ट के लिए अच्छे से तैयारी करते हैं। हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, ये गलती मत कर देना, ये वाला वीडियो अच्छे से देखो, आपको वापस कॉन्फिडेंस आएगा,
आप इंटरव्यू दे रहे हो इस वीडियो देखने के बाद में। ठीक है? तो शुरू करते हैं बिना देरी के। हाँ जी, तो अपना जो बेसिक सेटअप होगा वो कुछ इस तरीके का होगा, एथिक्स में इस तरीके से पढ़ाऊँगा। आप ये मान लो कि ये जो वीडियो एथिक्स का एक ट्रेलर टाइप से आप मान सकते हो कि इस तरीके से पढ़ाया जाएगा। तो आज आप कमेंट कर देना कुछ ऑडियो में दिक्कत आ रही हो, वीडियो मुझे छोटा करना है, मेरी शक्ल पसंद नहीं आ रही हो तो हटाना है मुझे, बड़ा करना है, जो भी आपको कमेंट हो, जो भी क्योंकि पढ़ाई सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, समझ में आना चाहिए अच्छे से, मार्क्स आने चाहिए एग्ज़ाम में। ठीक है? तो शुरुआत करते हैं हम पीगर सिंड्रोम से, प्री एग्ज़ाम गिविंग अप सिंड्रोम। तो आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे यहाँ पे इस भाई ने बिल्कुल गिव अप कर दिया है फिनिशिंग लाइन से पहले। मैं आज आपको इवन ये भी बताऊँगा कि यार फेल हो जाओ कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन लड़के फेल हो यार प्लीज़, ठीक है? और उसका भी जो इम्पोर्टेंस है वो मैं बताऊँगा कि लड़के फेल होना भी क्यों इम्पोर्टेंट है। एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा, आज पहला वीडियो है तो मैं हो सकता है फंबल करूँ, थोड़े हाथों का मूवमेंट ज़्यादा हो क्योंकि मुझे भी नहीं पता कि कैसा रिकॉर्ड हो रहा है। तो धीरे-धीरे इम्प्रूव होता जाएगा। अ, तो आज का इंडेक्स क्या है? सबसे पहले हम पीगर सिंड्रोम के बारे में बात करेंगे, फिर हम एग्ज़ाम्पल्स लेंगे अक्रॉस वेरियस फील्ड्स, ना सिर्फ आरएस में बाकी बाकी फील्ड्स में देखो हर फील्ड में कट थ्रोट कॉम्पिटिशन है और लोगों को लड़ाई लड़नी पड़ती है, गिव अप से पहले उठना ही पड़ता है, तो हम उनके भी एग्ज़ाम्पल्स लेंगे। फिर उसके बाद में एग्ज़ाम्पल के बाद में देखेंगे कि जो अब तो 50 डेज़ बचे भी नहीं है, 45 डेज़ ही बचे, ठीक है? तो 45 दिन जो बचे हैं उनमें अपनी क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए कि हम कम से कम इंटरव्यू तो दें, रैंक आनी है, वो तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है? तो शुरुआत करते हैं। इन 2 लोगों को तो आप अच्छे से जानते ही होंगे। ऊपर है मुक्ता मैम, नीचे है विक्रांत सर, जो इस बार के अच्छा ये क्या लिख दिया मैंने? 848th रैंक एंड 688th रैंक बताओ। पहला ही वीडियो और पहली पीपीटी में गलती कर दी। ऐसा बिल्कुल नहीं है, ये गलती नहीं है। आई एम डैम श्योर कि 50, 60, 70 इवन 80% लोग जो ये वीडियो देख रहे हैं उनको नहीं पता होगी कि मुक्ता मैम की 2016 में जो रैंक थी वो 848 रैंक थी और विक्रांत सर की जो 2018 में जो रैंक थी वो 688th रैंक थी। ठीक है? कमेंट अभी इसको पॉज़ करके कमेंट कर सकते हो कि हाँ, नहीं पता थी, फर्स्ट टाइम पता थी या ये भी कर सकते हो कि हमें तो पता थी। ठीक है? तो इस चीज़ का मतलब समझते हो? ये इन रैंक में कुछ मिला नहीं होगा इनको। मेरी इस बार 670 रैंक मुझे नहीं लगता मुझे कुछ मिला होगा। बट ये रैंक आनी ज़रूरी होती है। आपको फेल होना भी सीखना पड़ेगा रैंक 1 लाने के लिए। टॉप 10 में आने के लिए, टॉप 100 में आने के लिए ढंग से फेल होना पड़ेगा। यदि आप गिव अप करना चाहते हो तो प्लीज़, प्लीज़ आप इतनी तैयारी कर लो इन 45 दिन में कि मुझे तो सिलेक्शन लेना ही नहीं है, मुझे तो इंटरव्यू देना है। और इस बार यदि आप इंटरव्यू नहीं देते हो, इस बार यदि आप इस ह वन 1000 1500 2000 इस रेंज में नहीं आते हो फाइनली, तो आपका अगला भी चांस जाएगा। यही मौका है 45 दिन जिसमें आप अपना बेस्ट देके उस रैंक के जब भी आप आपकी आएगी उसके करीब पहुँच सकते हो। ये भी जर्नी का ही पार्ट है, फेल होना भी जर्नी का ही पार्ट है, कोई नहीं बताता इन रैंक्स पे कोई डिस्कस नहीं करता, हम करेंगे, क्योंकि ये उतनी ही इम्पोर्टेंट है जितनी रैंक 1 लाना है। अब मैं आपसे एक सिंपल सा सवाल पूछूँगा, आप कमेंट करना, आपकी हो सकता है 21 एज हो, 25 हो, 30 हो, 35 हो, एट द एज ऑफ 39 और 40 यदि आपको कोई हाथों में पकड़ा दे कि यार ये रैंक 1 है, आप उसको डिनाई करोगे क्या? आप किसी भी पोज़ीशन पे हो, करोगे क्या ये बताओ? दिल से पूछो, नहीं करोगे ना? तो फिर भाई लड़ाई तो और मैं लिख के दे सकता हूँ स्टाम्प पे कि यदि आप लगे रहे ना तो आप टॉप 10 में आ जाओगे, लेकिन लगे रहना पड़ेगा, गिव अप नहीं करना पड़ेगा आपको, ठीक है? जब आपको पता है कि लगे रहने से अल्टीमेटली मेरी रैंक आ रही है, तो फिर तो लगना ही पड़ेगा अपने को। ये अटेम्प्ट उस जब भी आपकी रैंक आएगी, उसका उसका बराबर का भागीदार होगा। और और इस बार आई जाए तो बहुत अच्छी बात है, आएगी, इस बार भी बहुत लोगों की आएगी। ये वीडियो मैं स्पेशली उन लोगों के लिए बना रहा हूँ जो गिव अप करना चाह रहे हैं, गिव अप कर दिया है। ठीक है? इसलिए मैं थोड़ी नेगेटिव बातें बोल रहा हूँ। हो सकता है ये बातें नेगेटिव लगे कि यार हम तो टॉप 10 की सोच रहे हैं और आप हमें 648 और 688 और 848 रैंक के बारे में बात कर रहे हो। गिव अप करने से फार बेटर है ये रैंक लाना। मेरे पास 1.5 महीने ही था, मैं गिव अप कर सकता था, लेकिन मैं आपकी आँखों में आँखें डाल के अभी कॉन्फिडेंस से ये सब बातें क्यों बोल पा रहा हूँ? मैंने इकोनॉमिक्स आँखों में आँखें डाल के आँखों में आँखें तो नहीं डाली थी क्योंकि उस टाइम तो मेरा फेस दिखा ही नहीं था। लेकिन पीपीटी मैंने कहाँ से कॉन्फिडेंस आता है वो यहीं से आता है कि यार मैंने लड़ाई लड़ी है, मैंने इंटरव्यू दिया है, मेरे पास 1.5 महीना था तो भी मैंने अपना बेस्ट दिया है। बस यही मैटर करता है, बाकी कुछ मैटर नहीं करता। इस बार तो मैंने फॉर्म नहीं भरा, आगे मैं कभी ट्राई करूँगा तो मेरी जो 670 रैंक है, ये इक्वली भागीदार होगी मेरे अच्छी रैंक लाने में। आगे चलते हैं। मैक्सवेल नाम सुना ही होगा आपने। इस वर्ल्ड कप में जब ये उतरे थे तो लगभग 7 विकेट हो गए थे 91 रन में और स्कोर बनाना था 293। बताओ ऑस्ट्रेलिया की विनिंग परसेंट सिर्फ 9% थी। उससे
बढ़ा के इन्होंने 100% विनिंग परसेंटेज कर दिया, मतलब जीत गई थी ऑस्ट्रेलिया। और ये यहाँ पे आपको स्क्रीन में जंपा भी दिख रहे होंगे। ये पैड वर्ड लगा के सिर्फ बाउंड्री पे खड़े थे कि कब मैक्सवेल आउट होके आए और मैं जाऊं। जब आसपास के लोगों को विश्वास नहीं होता, जब आपके रिलेटिव्स को, आपके पेरेंट्स को, आपके भाई को, आपके दोस्त को विश्वास नहीं होता कि यार इसने गिव अप कर दिया है, तभी मजा है। तभी जो लेजेंड वाली स्टोरीज होती है ना बनाने, ऐसा कोई दुनिया में इंसान है ही नहीं जो फेल हुआ नहीं और सक्सेस हो गया हो। ऐसा हो ही नहीं सकता कि, क्योंकि ट्राई करेंगे, 10 चीजें ट्राई करेंगे, एक चीज में सक्सेसफुल होंगे, लेकिन वो 9 चीजें वही एक्यूमुलेटेड सक्सेस दिलवाती है। तो सीख लो यार, कुछ नहीं तो इससे सीख लो कि जो जो बंदा 9% से लेकर 100% पे ले जा सकता है, अपने तो बहुत अच्छे चांस है। और मैं तो लिख के दे रहा हूँ ना आपको, 45 दिन आप गिव अप मत करो बस, आपकी रैंक आएगी, आप इंटरव्यू दोगे अच्छे से। उसके अलावा जैसे अब निष्काम कर्मा जो जो थ्योरी है गीता की, आसान नहीं है फॉलो करना, मतलब कंट्रोवर्शियल भी है। बहुत लोग बोलते हैं कि यार बिना फल की इच्छा कैसे हम तैयारी कर ले, मतलब इट्स लाइक कि हम खाना पका रहे हैं और हमें खाना नहीं खाना है, तो ऐसे जब भूख लगती है तब ज्यादा अच्छे से खाना पका सकते हैं हम, है ना? तो फल की इच्छा करो, उस फल पे ध्यान डाइवर्ट करना है उस फल से। तो अभी आप पूरा जो अपना जो कंसंट्रेशन है, जो माइंड है, वो अपनी रैंक से हटा दो, पास फेल से हटा दो। आपका जो पूरा जो ध्यान है वो आप सिर्फ एक चीज पे लगाओ कि 4 पेपर होते हैं, पेपर 1, 2, 3, 4, फोर्थ पेपर के, फोर्थ पेपर खत्म होगा आपका 5 पीएम पे, ठीक है? शाम को 5 बजे खत्म हो जाएगा 28 तारीख को। 28 तारीख को शाम को 5 बजे तक लड़ाई लड़नी है बस। मतलब ये जो गैप आता है ना, प्री के लिए मैं हमेशा सजेस्ट नहीं करता कि आप प्री के 1 दिन पहले पढ़ाई छोड़ दो, लेकिन मेंस में मैं सजेस्ट करता हूँ कि मेंस में पढ़ते रहो। मेंस में कोई फर्क नहीं पड़ता, मेंस में दिमाग का काम नहीं है, मेंस में घिसना है, रटना है, अच्छे से लिख के आना है, प्रैक्टिस करनी है। तो जो गैप आएगा उसमें भी मैं पढ़ूंगा, चाहे मैं फेल हो रहा हूँ या पास हो रहा हूँ। जो उसके अलावा जो रात होती है 27 और 28 की बीच की, मतलब प्रॉपर सोना है 6-7 घंटे, लेकिन जो रात होती है पढ़ते लोग, शॉर्ट नोट्स पढ़ते हैं। लड़ाई लड़नी है बस, फेल हो रहे हैं तो भी लड़ाई लड़नी है, अच्छे से फेल होना है अपने को। यदि ये 45 डेज ये आप कर लेते हो ना, लाइफ में आप सक्सेसफुल होने से आपको कोई नहीं बचा सकता। ये तो आदेश तो बहुत छोटी चीज है, ये लड़ाई लड़ना सीख जाओ। ये एग्जाम पेशेंस सिखाता है, ये एग्जाम लड़ाइयां लड़ना सिखाता है। गिव अप नहीं करना सीख जाओ एक बार, सारी बैटल जीत जाओगे लाइफ में। आगे चलते हैं। तो और सबसे सुंदर बात पता है क्या है? मैं बोल रहा हूँ कि आप फेल हो जाओ भले ही, लेकिन मुझे अंदर से डीप डाउन मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है और आती है कि यदि आप ये लड़ाई अच्छे से 45 दिन लड़ लोगे ना, आप जीत भी जाओगे। क्योंकि आपको पता ही नहीं कि आप रैंक के कितने करीब हो, नहीं पता होता। रैंक 1 को भी नहीं पता होता कि उसकी रैंक आ रही है, वो बाहर निकलता है। ठीक है? तो बहुत सारे लोगों को बहुत होप होती है, वो बाहर निकल जाते हैं। बहुत सारे लोगों को होप नहीं होती है, वो रैंक में आ जाते हैं। तो आपको सच्चाई ये है कि पता ही नहीं है, उस दिन इतनी सारी चीज़ों पे डिपेंड करेगा, लक पे डिपेंड करेगा। क्या पता एग्जामिनर का मूड बहुत सही हो, आपको बहुत अच्छे मार्क्स दे दे 10 मार्कर में। बहुत सारी चीज़ों पे डिपेंड करता है। बस 45 दिन लड़ जाओ, आप बहुत करीब हो अपने लक्ष्य के। ठीक है? और जैसे मैंने एग्जांपल दिया था कि फेल हुए बिना सक्सेसफुल हो ही नहीं सकते। अमिताभ बच्चन बैंकरप्ट हो गए थे 1999 में। मतलब घर बेचने की नौबत आ गई थी, बैंकरप्सी पे आ गए थे। उसके बाद में छोटे पर्दे पे उतरे। यूजुअली कोई इतना बड़ा कलाकार होता है तो वो छोटे पर्दे पे नहीं उतरता, लेकिन केबीसी पे उतरे, रिवाइव किया अपने आप को। कोई बुराई बात नहीं है। जैसे आप हो सकता है गिव अप करने वाले हो और आपको लग रहा हो कि यार वीआईपी में लोग तो वैल्यू इंडेक्सन पढ़ रहे हैं, वैल्यूएट कर रहे हैं, डेटा लिख रहे हैं, एग्जांपल्स लिख रहे हैं, फैक्ट लिख रहे हैं, डायग्राम बना रहे हैं। मुझे तो मेरा तो अभी स्टैटिक ही पूरा नहीं हुआ। कोई बात नहीं, स्टैटिक पूरा करो सबसे पहले। मैं आगे 45 डेज की स्ट्रेटजी बताऊंगा आपको। उनसे कंपैरिजन नहीं है, किसी से कंपटीशन नहीं है। कंपटीशन खुद से है कि ये 45 दिन मुझे लड़ाई लड़नी है, अपना बेस्ट देना है, 10-12 घंटे पढ़ाई करनी है और स्टैटिक ढंग से पूरा करना है। जो मेरा छूटा हुआ है वो पहले मैं पूरा करूंगा। लोग क्या कर रहे हैं हमें नहीं मतलब। ठीक है? ठीक वैसे ही सॉफ्ट्रॉनिक्स नाम की कंपनी खोली थी नारायण मूर्ति ने। उसके 5 वो फेल हो गई 1.5 साल में ही। उसके बाद में 5-6 साल इन्होंने जॉब की। उसके बाद में इन्फोसिस आई और आज इन्फोसिस देख लो कहाँ पे है। दुनिया की 3rd लार्जेस्ट सर्विस कंपनी है इन्फोसिस। तो अब सोचो आप, नारायण मूर्ति सर फेल नहीं होते तो इन्फोसिस में सॉफ्ट्रॉनिक्स का भी उतना ही योगदान है जितना इनकी बाकी सक्सेस का सॉरी योगदान है। आगे चलते हैं। एक चीज मैं कॉन्फिडेंस दावे के साथ कह सकता हूं कि मेरी जो सिचुएशन थी मेंस में, उससे फार 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 बेटर सिचुएशन है आपकी इन टर्म्स ऑफ नॉलेज। मैं बाकी चीजों में नहीं बोल रहा, बाकी चीजों में तो मैं औसम हूँ, लेकिन नॉलेज के टर्म्स में, क्योंकि मुझे राजस्थान नहीं आता था, इवन मुझे अभी भी उतना नहीं आता। इंटरव्यू के लिए जरूर पढ़ा था। मैं सीबीएसई मीडियम से हूँ, यूपीएससी तक की तैयारी कर रहा था। 1-1.5 महीने में आप कितना ही कवर कर लोगे यार। तो नॉलेज, यदि आपको ये लग रहा है कि मेरा सिलेबस पूरा नहीं हुआ या
मैंने ढंग से पढ़ाई नहीं की या फिर बहुत सारी चीज़ें, बिलीव मी आप मेरे से काफ़ी ज़्यादा जानते हो नॉलेज के टर्म्स में। बस आपको कॉन्फिडेंस रखना है, भिड़ने वाला एटीट्यूड आपको डेवलप करना है, वो आप मुझसे सीख सकते हो। बाकी आप कर लोगे, आपकी अच्छी रैंक भी आ जाएगी, ठीक है? और अब करना कैसे? आपने बता दिया कि भिड़ना है, सब कुछ करना है। शुरुआत करते हैं प्लानिंग से। फेलिंग टू प्लान इज़ प्लानिंग टू फेल, ये है हिंदी की वो है। इसका इसका जो मैं गूगल ट्रांसलेट किया, तो ये जो देसी वाला गूगल ट्रांसलेटर है, वो बोल रहा है कोई नींद उड़ा के बैठा है, कोई चैन उड़ा के बैठा है, सफल वही होगा जो प्लान बना के बैठा है। तो ये शायद ये गूगल ट्रांसलेटर भी इन्फ्लुएंस्ड हो गया टीचर्स वगैरह जो शायरियाँ वगैरह करते हैं, मुझे शायरी वगैरह नहीं आती है। इसका जो सच में जो ट्रांसलेशन है वो ये है पेपर 4 का। पेपर 4 क्योंकि अपने ट्रांसलेशन है पेपर 4 में। योजना बनाने में असफलता रहन र क्या असफल रहना, अरे ये इसने ढंग से ट्रांसलेट भी नहीं किया। मतलब इसका आशय यही है कि यदि आप योजना बनाने में असफल हो जाते हो, तो आप असफल होने की योजना बना रहे हो। फेलिंग टू प्लान इज़ प्लानिंग टू फेल। तो सबसे पहले तो हमें एक प्लान बनाना पड़ेगा अच्छे से कि इन 45 दिनों में किस तरीके से अपना बेस्ट दें अपन, ठीक है? तो प्लान में क्या है? आपने मेस्लोज़ हायरार्की ऑफ नीड्स पढ़ी है? आपका आपने सिलेबस में मेस्लो का सिद्धांत, उसमें सबसे बेसिक नीड्स होती है, फिर थोड़ा ऊपर होता है, फिर ऊपर होता है। जो सबसे बेसिक नीड होती है रोटी, कपड़ा, मकान और सेक्स, ये फिजिकल नीड्स होती है। इनको पूरा करने के बाद में ये आदमी फिर लव में, रिस्पेक्ट में जाता है। फिर इनको पूरा करने के बाद में, वो अपन बाद में पढ़ेंगे अच्छे से। ठीक है, वैसे ही इस एग्ज़ाम को क्लियर करने के लिए जो सबसे बेसिक नीड है, वो है स्टैटिक नोट। सबसे पहले किसी भी कोचिंग मैं किसी भी कोचिंग के खिलाफ नहीं हूँ। किसी भी कोचिंग के नोट जिससे आप कनेक्ट कर पाते हो, उसके नोट्स आप अच्छे से पढ़ो। उसके अलावा पेपर 4 को डेली 2-3 घंटे दो। कहीं से भी पढ़ो, बीके रस्तोगी सर, पद्मा मैम की बुक आती है। उसके अलावा राघव प्रकाश सर की बुक आती है, हिंदी व्याकरण रचना प्रबोध। कहीं से भी पढ़ो, किसी के नोट से पढ़ो, लेकिन पेपर 4 को 2-3 घंटे दो। स्टैटिक नोट सारे रट लो और रिवीजन कर लो। सबसे बेसिक, यदि ये नहीं हुआ है अभी तक, तो ये करो सबसे पहले तो। ये मस्ट है, 45 दिनों में ये भी अच्छे से कर लोगे तो भी आप इंटरव्यू दे रहे हो। इतना कॉम्पिटिशन नहीं है जितना आप सोच रहे हो। ठीक है? उसके बाद में अटेम्प्टिंग पेपर ऑन टाइम। अब 2 तरीके से कर सकते हो, या तो आप कोई टेस्ट सीरीज जॉइन कर लो। अब हो सकता है कि आपका सिलेबस पूरा नहीं हो तो टेस्ट सीरीज देने का कॉन्फिडेंस नहीं है, कोई बात नहीं। आप इंडिविजुअल क्वेश्चंस उठा के करो। 2 मार्कर क्वेश्चन को 2 मिनट में खत्म करने की कोशिश करो। सॉरी, 4 मार्कर क्वेश्चन को 5 मार्कर क्वेश्चन को 4 मिनट में खत्म करने की कोशिश करो, और 10 मार्कर क्वेश्चन को 8 से 9 मिनट में खत्म करने की कोशिश करो। डेली 2-3 क्वेश्चन लिखो ही लिखो। आपको कितनी भी नॉलेज हो, यदि आप टाइम पे पेपर पूरा नहीं कर रहे तो कोई मतलब नहीं है, ठीक है? उसके बाद में आता है वैल्यू एडिशन। अब ये उन लोगों के लिए जिनका अच्छे से स्टडी हो गया कि टाइम पे पेपर भी पूरा है, सब कुछ हो रहा है। अब आप जैसे वीआईपी वैल्यू इंडक्शन प्रोग्राम अपना चल रहा है, हालाँकि उसमें अभी एडमिशन क्लोज़ हो रहे हैं, मैं कोई प्रमोशन नहीं कर रहा है यहाँ पे। तो आपको कहीं से भी आप अपने आंसर को बेटर कैसे कर सकते हो? मेंस इज़ रिलेटिव, मेंस सब्जेक्टिव एग्ज़ाम में बाकी आपकी जो 7 वाली कॉपी, मान लो 10 कॉपीज़ आई है, आपकी कॉपी बाकी कॉपियों से कितनी अच्छी है, उस पे मार्क्स डिपेंड करते हैं। तो आप अपने आंसर में कोई डेटा, कोई फैक्ट, कोई एग्जांपल, कोई डायग्राम, कोई कोड, कोई रैंकिंग, कोई कीवर्ड, कोई टेबल, स्कीम, आर्टिकल, कमिटी, रैंकिंग, ऑर्गेनाइजेशन कुछ डाल रहे हो क्या? यदि आप नहीं डाल रहे तो फिर आपके एवरेज मार्क्स आएँगे, और एवरेज मार्क्स में फिर मेन से आउट हो जाते हैं अपन, ठीक है? और लास्ट में जब ये सारी चीज़ें हो गई तो फिर फुल लेंथ टेस्ट आप दे सकते हो 3-3 घंटे के, ठीक है? यही अपने को करना है। आपका इंटरव्यू कोड हो रहा है। इसके अलावा हम एथिक्स पढ़ेंगे। एथिक्स अपनी 15 तारीख से स्टार्ट हो रहा है। एथिक्स में सबसे पहले यूट्यूब पे वीडियो आएगा। उसके बाद में बिल्कुल टारगेटेड होगा। मेंस अप्रोच होगी। जैसे मेंस में क्या हो रहा है, एनालिटिकल क्वेश्चन्स आ रहे हैं। एनालिटिकल थोड़े सोचने वाले क्वेश्चन्स आ रहे हैं। इवन एथिक्स ऐसा सब्जेक्ट है इसमें 2 मार्कर भी सोचने वाले आ रहे हैं। तो वो हम एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन आ रहे हैं, तो वो हम अच्छे से सीखेंगे। उसके बाद में मैं वो पीडीएफ दे दूँगा पीपीटी की, ताकि आप रिवीजन कर पाओ, और साथ में आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन भी दे दूँगा ताकि आप लिख लो। 20 दिन जैसे अल्टरनेटिव डे क्लास होगी तो एक दिन आपने क्लास देखी, दूसरे दिन रिवाइज करके उसकी जो 4-5 क्वेश्चन है वो आप लिख लो। ठीक है? थैंक यू सो मच। और तो क्या ही बचा है अपना। आप क्योंकि अब वो शॉर्ट्स वगैरह आते रहेंगे मेरे, और एथिक्स का कोर्स भी यूट्यूब पे होगा, तो आपको यदि अच्छा लग रहा है ये इनिशिएटिव तो आप सब्सक्राइब कर सकते हो। लाइक कर दो यदि ठीक लगा है तो, नहीं नहीं लगा तो डिसलाइक भी कर सकते हो। आपको कोई भी इंप्रूवमेंट देखो, कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म हमेशा वेलकम है। ट्रोल्स को मैं इग्नोर करना सीख गया हूँ। बाकी आप जो भी कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म दोगे, मैं हमेशा वेलकम करता हूँ उसका। थैंक यू सो मच।